क्योंकि आप देखोगे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत कम है कि वो समझ पाएं कि ये मेंटल हेल्थ का कंसर्न है या फिर ये फिजिकल हेल्थ का कंसर्न है। अभी हम कुछ ज़्यादा चीज़ें फील करते हैं, हम अल्कोहल की तरफ भाग जाते हैं। कि हमारे यहाँ इंडिया में चाय को स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपको भी ये लगा कि अपने दिल की सारी बातें किसी से कह दें, लेकिन रुक जाते हैं यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे? ये 3 शब्द, लोग क्या कहेंगे, हमारे इमोशंस, स्ट्रगल और मेंटल हेल्थ के रास्ते में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन जाते हैं। हमारे देश में अगर किसी को बुखार हो तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस से परेशान हो तो कह देते हैं इसका दिमाग खराब है और उसे सीरियस नहीं लेते। पर सच तो यह है कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिज़िकल हेल्थ, और इसके लिए अगर काउंसलिंग लेना पड़े तो ये कोई कमज़ोरी की या कोई बुराई की बात नहीं है, बल्कि बहुत ही समझदारी का कदम है। तो चलिए मिलते हैं आज के अपने गेस्ट से और एपिसोड शुरू करते हैं। हाय पुनीत, हाउ आर यू? I'm good, how are you? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आपने हमसे बात करने के लिए टाइम निकाला, क्योंकि आई नो कि मतलब आपके प्रोफेशन में टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल से मिलता है, तो थैंक यू सो मच। You're welcome and I'm glad to be here as well. थैंक यू। पुनीत, हम लोग ना एपिसोड को बहुत लाइट रखेंगे और हम जो कॉन्वर्सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे बहुत ही छोटे से और सिंपल से क्वेश्चन से, जो आपके लिए सिंपल सा है लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। द वर्ड इज मेंटल हेल्थ, राइट? तो मेंटल हेल्थ लोग बोल देते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो वो आपसे समझेंगे आज हम। ठीक है, आई थिंक इसके मतलब को लेके काफ़ी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी डाउट में रहते हैं कि इसका मतलब क्या है, बट मैं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ 3 चीज़ों से बनता है। हमारी इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग और सोशल वेलबींग। हम अपने इमोशंस को कैसे समझते हैं और जानते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे आसपास में लोग रहते हैं, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, इंडिविजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो उनको समझना, उनके साथ हमारा कैसा कनेक्शन है, उसका बैलेंस रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेल्दी मेंटल हेल्थ और अ गुड मेंटल हेल्थ वो होती है जब हम इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली बैलेंस कर पाए तीनों चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को, बैलेंस को ही मेंटल हेल्थ बोला जाता है। ओके, आपने थोड़े टेक्निकल टर्म्स यूज करे, इसको और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं कि एक लेमैन को भी समझ में आए कि अगर वो अपने आप को बोलता है कि मेरी मेंटल हेल्थ फिट है, तो वो किन पैरामीटर्स पे लाइक कंसीडर कर सकता है कि नाउ अगर उसे गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा इस लैंग्वेज में बताइए सो लोग कनेक्ट कर पाए। ओके, अगर कोई इंसान अपने इमोशंस का, अपने थॉट्स का ध्यान रख पा रहे हैं, अपनी डे टू डे रूटीन में जो भी उनके कामकाज होते हैं वो कर पा रहे हैं, अपने जो भी आसपास उनके लोग हैं उनके साथ उनके कनेक्शन सही हैं, वो बैलेंस कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को अगर हम देखें, वो सब ये मेंटेन कर पा रहे हैं, तो हम उस इंसान को एक हेल्दी इंडिविजुअल बोलेंगे, मेंटली भी और अदरवाइज भी। हाँ, बट अगर मैं इन्हीं सब चीज़ों को उठा के अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, जैसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन सब चीज़ों को देखेंगे, थोड़ी सी अगर टेक्निकल टर्म्स लेके आऊँ, तो अ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल वो है जो अपने इमोशंस, साइकोलॉजिकली और सोशली तीनों चीज़ों को बैलेंस करके जो चल पाए। सो इसमें 3 चीज़ें का मैंने जैसे आपको बताया, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड सोशली, ये तीनों चीज़ें अगर वो बैलेंस कर पा रहे हैं तो उसको हम इमोशनली हेल्दी इंडिविजुअल बोलेंगे या साइकोलॉजिकली हेल्दी इंडिविजुअल बोलेंगे, और ओवरऑल इनको हम हेल्दी मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली इन तीनों चीज़ों का सही कॉम्बिनेशन, एक सही बैलेंस है। यस, वेरी ट्रू। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनीत कि अगर हम इंडिया की बात करें, बेसिकली वी आर इंडियंस, हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ की अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ को लेकर के, यहाँ आज मतलब लोगों के अंदर ना एक कुछ लोगों को अगर हम छोड़ दें, जो एक एजुकेटेड सोसाइटी है, उनको अगर हम छोड़ दें, बहुत एक बड़ा मेजर पार्ट है हमारी पॉपुलेशन का जो आज भी मेंटल हेल्थ के बारे में तो अवेयर नहीं है। अगर आप थोड़ा कोशिश भी करते हो किसी से बात करने की, तो लोग बड़ा डरते हैं काउंसलिंग से, कि मेंटल हेल्थ को सामने लाने से,
तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे, ये डर क्यों है लोगों के अंदर? ये बात आपने बिल्कुल सच बोला कि लोग अभी भी डरते हैं मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी लोग डरते हैं कि उनको जज किया जाएगा कि वो अगर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, वो उनको देखेंगे कि पागल है, या फिर पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है, या फिर उनको अलग अलग लेबल्स दिए जाते हैं। कंसर्न है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और काफ़ी जगह पे आप देखोगे एक टैबू फॉर्म हो गया है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे दूसरे बंदे को अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए, ये आपको अपने पास तक ही रखनी है। और थेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को एक आउटसाइडर की तरह देखा जाता है कि वो उसको क्यों जाके बातें बताएं हम, और ये सब काफ़ी जगह पे मिथ्स भी हैं, काफ़ी जगह इन चीज़ों को लेके। आप देखोगे यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, क्योंकि आदमियों को ऊपर रखा जाता है, फीमेल्स को अलग दर्जा दिया जाता है, तो उनको स्टार्टिंग से ही ऐसे रखा जाता है कि उनको अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं करनी है, फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करनी है, वो सप्रेस कर देना है। और अगर फीमेल्स का देखे जाए तो वो इमोशनल इंडिविजुअल्स की तरह देखे जाते हैं कि वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, फ्रीली बोलें अपने इमोशंस को और जो भी सब आए अंदर। तो रिलीजियस फैक्टर्स हैं, जेंडर फैक्टर्स हैं, सोसाइटल फैक्टर्स हैं, हम कैसे इन सबको देखते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं टैबूज और ये सब हमारे इन्फ्लुएंस करता है कि हम मेंटल हेल्थ और थेरेपी को कैसे देखते हैं। ये आपने बहुत ज़रूरी बात बताई, क्योंकि लोगों के अंदर ना कहीं अपनी पर्सनल प्राइवेसी को लेकर के ना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो कुछ मतलब ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं कि आजकल जो खासकर यूथ में देखा गया है, अपनी फैमिली के साथ भी बच्चे ओपन नहीं हो रहे हैं। और अगर इसी को हम थोड़ा सा और इस पे डिस्कस करें तो ऐसा था कि जो पेरेंट्स का टाइम था, हमारे पेरेंट्स का, लोग बहुत सोशल एक्टिव हुआ करते थे। लाइक काफ़ी लोगों का आना जाना, रिलेटिव से मिलना जुलना, एक जो सोशल लाइफ थी वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारे इमोशन एक्सेल होते थे। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि उनके काफ़ी दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ घर के मसले डिस्कस होते थे, तो वो डिस्कशन बहुत होते हुए देखा मैंने अपनी लाइफ में। पर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लोगों ने रिजर्व रहना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी भी एक कंसर्न है आज के टाइम में, कि लोग आपस में भी नहीं बोल रहे हैं, और काउंसलर के पास जाना तो इट्स लाइक अ बिग थिंग। राइट। और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि लोग बहुत फियर करते हैं कि उनको जज किया जाएगा, और काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंसेस भी नहीं होते हैं सही, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्टिंग से ही उनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या ये सब हुआ है। क्योंकि आप देखोगे हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम थोड़े से वेस्टर्नाइज भी हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो जैसे जैसे ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आई थिंक चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। हम नहीं कर पाते हैं दूसरे इंसान को ट्रस्ट, क्योंकि इतना कनेक्शन ही नहीं हम मेंटेन कर पाते हैं दूसरे इंसान के साथ कि हम उस लेवल पे पहुंच के उस इंसान को ट्रस्ट कर सकें। क्योंकि अगर आप देखोगे सोसाइटी का एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन रही है, हम कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपॉर्चुनिटीज नहीं है और ये सब, तो हम ट्रस्ट करें तो किसके ऊपर ट्रस्ट करें, राइट? तो इसलिए आई थिंक ये चीज़ें भी बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं, हम दूसरे इंसान के साथ कितना ओपन अप हो पा रहे हैं, हम कितना पर्सनल चीज़ें उनके साथ शेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता इसमें से क्या चीज़ें उठा के हमारे अगेंस्ट यूज़ की पाएगी, राइट? और ये सब आई थिंक कैपिटलिस्ट सोसाइटी और मॉडर्नाइजेशन और जो भी हम डिस्टेंस फील कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, उनकी वजह से और भी ज़्यादा हो रहा है। पुनीत, आपकी इस मतलब एडवाइस से ना मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया उसी से जुड़ा हुआ, कि ये मेंटल हेल्थ को लेकर के हमारे यंगस्टर्स, जो यंग जनरेशन है, वो आई थिंक ओल्डर जनरेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। उनके क्या प्राइम रीजंस क्या है कि मतलब ये नई जनरेशन इतना क्यों फेस कर रही है? अगर मैं देखूं तो नई जनरेशन के चैलेंजेस भी बहुत अलग हैं जो पुरानी जनरेशन के हुआ करते थे। एक तो काफ़ी बार मैंने देखा है दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो बच्चे को जो नर्चरिंग एनवायरनमेंट चाहिए, जो उसको लगे कि हाँ मेरा कोई ध्यान रख रहा है, कोई मुझे प्यार कर रहा है, कोई मुझे वार्मथ दे रहा है, ये सब चीज़ें हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब सब अपने काम में ध्यान रखते हैं, बिजी हो गए, तो बहुत बिजी हो गए। अब स्टार्टिंग से ही ऐसा एनवायरनमेंट अगर बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है तो एक तरीके से जैसे घर की नींव होती है वो ही सही से नहीं बन पाती है, फिर बच्चे उसी के हिसाब से आगे जाके ग्रो करते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बोला था कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है,
एक अब सिबलिंग्स में ही कंपटीशन होता है, दूसरे दोस्तों की तो बात छोड़ ही दो। तो अगर इतना कॉम्पिटिटिव सब चीजें होंगी तो आई थिंक उनके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो भी हैं वो भी काफी अलग हो जाएंगे। पहले स्पेसेस हुआ करती थी क्योंकि हम सोशलाइज करते थे, गली में खेल लिए किसी के साथ या दोस्तों के साथ निकल गए, क्योंकि इतना बर्डन हम नहीं फील करते थे। अब बच्चों से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग हो गई हैं, जैसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है वो अलग है, जिस हिसाब से लव और केयर उनको दिया जाता है वो बहुत अलग है। हर चीज में जैसे मैंने कुछ सोचा, मैं ये चाहता हूँ, मेरे को इजीली एक्सेसिबल है, वो नहीं मिलता है तो मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ थिंग्स ये भी बहुत अलग हो गया है। बहुत अलग। तो अब मुझे पता ही नहीं है कि वेट करना कैसा होता है, क्योंकि मैं कुछ सोचता हूँ और मैंने थोड़ा सा किया, फोन पे ऑर्डर या कुछ किया, मेरे को थोड़ी देर में ही मिल जाता है। तो आई थिंक काफी फैक्टर्स जो हैं जो कि एनवायरनमेंट की तरफ से आते हैं, कल्चर की तरफ से आते हैं, सोसाइटी की तरफ से आते हैं, हमारी पेरेंटिंग कैसे हुई है वहां से निकल के आते हैं। मैं फिर एक इंडिविजुअल इन सब चीजों में रह रहा हूँ, मैं कैसे शेप होता हूँ उस पे भी डिपेंड करता है। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स मिला के ये डिफरेंस लेके आ जाते हैं कि हमारी पहले की जनरेशन कैसी थी और अब की जनरेशन कैसी है। ओके, तो इसमें एक कंसर्न मेरा ये भी था कि एक हमारे इंडिया में एक कल्चर है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो जब तक हमारे यहाँ किसी चीज़ की अति नहीं हो जाती तब तक उसे नोटिस नहीं किया जाता। मैं अगर लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि अगर बिल्कुल अति ना हो जाए, जैसे बीमारी का भी होता है हमारे यहाँ, फिजिकल हम लोग बीमार होते हैं कभी कुछ, जब तक फीवर ना आ जाए और फीवर 104 ना हो जाए तब तक डॉक्टर के स्किप करते हैं कि ना ही जाए तो हो जाएगा, घर पे ही क्रोसिन खा ले कुछ कर ले, जब तक आपका बिल्कुल एडमिट होने जितना ना हो जाए लोग प्रेफर नहीं करते। सेम ही चीज़ मेंटल हेल्थ में भी अप्लाई होती है। जब तक आपको सुसाइडल थॉट ना आने लगे, जब तक डिप्रेशन को टच ना कर लो, जब तक आप लोगों को ऐसा ना लगने लगे कि अरे ये तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, तब तक लोग उसे कंसिडर ही नहीं करते कि ये बीमार है, इसको केयर की ज़रूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग इतना लाइट कैसे ले रहे हैं मेंटल हेल्थ को? इसमें मैं पूरा लोगों के ऊपर नहीं डालूंगा, थोड़ा सा आई थिंक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी एक्सेसिबिलिटी पे यहाँ पे चीज़ें आती हैं, क्योंकि आप देखोगे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत कम है। तो जब लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक ये चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, जो एक्सेस कर सकते हैं, तो वो कैसे ही वहाँ तक पहुँचेंगे, राइट? दूसरा चीज़ आता है, आई थिंक हम एज अ सोसाइटी ज़्यादातर फंक्शन करते हैं अवॉइडेंस के बेसिस पे, या उसको टाल देंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में घुस जाएंगे, क्योंकि हमें उन चीज़ों के साथ बैठ के उनके ऊपर काम करना नहीं आता है। हम या तो क्विक सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, जैसे आप देखोगे ज़्यादातर लोग आजकल अल्कोहल की तरफ या सब्सटेंस यूज़ और इन सब की तरफ बढ़ रहे हैं। वो एक अवॉइडेंस या एस्केप मैकेनिज्म बन गया है लोगों का, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते हैं या फिर इमीडिएटली दे जस्ट वांट टू गेट ओवर विद इट, राइट? इसकी वजह से यूथ में बहुत पॉपुलर हुआ है। यस, आप स्पेशली देखोगे काफी यूथ जनरेशन जो है वो अब सब्सटेंस के ऊपर काफी डिपेंडेंट भी हो गई है, वो बहुत यूज करती है इन सब चीजों को। तो आई थिंक ये मैं पूरा लोगों पे नहीं बोलूंगा, इसमें एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, बहुत मैटर, टैबू जो हम पहले बात कर रहे थे, ये सब चीजें भी बहुत, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल सोसाइटी की बात करूँ तो शायद कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि अगर कोई किसी को अगर परेशान देखता है, उदास देखता है, तो बहुत रेयर ही होता है कि कोई किसी को सजेस्ट करे अपने फ्रेंड को कि काम कर, काउंसलिंग करा ले, हाँ, किसी साइकेट्रिस्ट को मिल लो, साइकोलॉजिस्ट को मिल लो। तो ये सजेशंस भी आजकल बहुत रेयर हो गए हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जब तक बिल्कुल ऐसी हालत ना हो जाए कि नहीं अब तो ये क्योर से बाहर जा रहा है, तभी जाते हैं। अदरवाइज ये अभी तक मैंने रिकमेंडेशन भी बहुत रेयर ही सुनी है कि कोई किसी को सजेस्ट कर रहा हो। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब वो खुद ही ऐसा टैबू लेके चल रहे हैं, वो खुद सफर कर रहे होंगे, वो भी नहीं जाएंगे तो वो दूसरे बंदे को भी कैसे ही बोलेंगे कि चलो साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ या थेरेपिस्ट के पास चले जाओ। तो बिल्कुल, हाँ जी। एक दूसरी चीज, एक साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट के पास जाने में भी पैसा लगता है, राइट? बिल्कुल। अब काफी इंडिविजुअल्स के पास या तो रिसोर्सेज नहीं है, वो या तो यूज ही नहीं करना चाहते वो रिसोर्सेज इन सब चीजों के लिए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो आई थिंक ये सब
फैक्टर्स भी ऐड कर देते हैं उन सब चीज़ों में। हाँ, तो इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ क्वेश्चन को, तो इसमें आपने अभी एक्सेसिबिलिटी की बात की थी, लेकिन उससे भी पहले एक स्टेप आता है कि आपको रियलाइज़ होना कि दैट यू नीड अ काउंसलर। वो हमारी आजकल लाइफ जैसी हो रही है पुनीत, की बहुत हेक्टिक है। हेक्टिक इन द सेंस, टाइम के सेंस में लोगों के पास टाइम ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हालांकि वो फ़ोन 1 घंटे चला सकते हैं सोते समय, लेकिन अपने आप को एनालाइज करने की कि मैं किस कंडीशन से गुजर रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका मेंटल हेल्थ कहाँ है, किस स्टेटस पे है, वो क्या फील कर रहे हैं, घुट रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी वो स्टेज नहीं पता। तो एक रूटीन वाली लाइफ में, डेली लाइफ में एक नॉर्मल ह्यूमन कैसे आइडेंटिफाई करे कि दैट उसकी क्या स्टेज है, उसको क्या अभी काउंसलर के पास जाना चाहिए या उसे अभी ब्रेक लेना चाहिए? क्या कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पता चले? यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो आप देखोगे कि हम काफ़ी बार थके थके से रहते हैं, ऐसा लगता है बॉडी में एनर्जी नहीं बची है, खोए खोए रहते हैं, चीज़ें भूलने लग जाते हैं, जिन चीज़ों में हमें पहले इंटरेस्ट आता था हम उन चीज़ों में इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, एंग्शियस रहते हैं, एंजाइटी फील होता है, दुखी दुखी रहते हैं पूरे दिन, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, हम कोशिश करते हैं हम आइसोलेट होके रहें, बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो जब हम इन सब चीज़ों में अपना इंटरेस्ट लूज करने लग जाते हैं, आई थिंक वो एक फैक्टर पे हम नज़र डाल के देख सकते हैं कि अगर हम मेंटली अभी सफ़र कर रहे हैं या फिर वो एक पॉइंट बन जाता है टू रिकॉग्नाइज। बहुत वैलिड पॉइंट बोला है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा कि हमारी अभी सोसाइटी में क्या हो रहा है, जो मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, कि अगर आप देखोगे कि जो आपने सिम्टम्स बताए ना, सेम सिम्टम्स लेके मैं पहले काउंसलर के पास नहीं जाऊँगा, मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास जाऊँगा। ठीक है, डॉक्टर ने बहुत से बहुत टेस्ट कराना है या फिर विटामिन D3, B12 इनकी टैबलेट लिखनी है कि अगर मन नहीं लग रहा है, वीकनेस फील हो रही है, तो डॉक्टर भी सबसे पहले इन्हीं ट्रीटमेंट पे जाते हैं। डॉक्टर भी एनालाइज करके ये नहीं कहेंगे कि नहीं यू आर फिजिकली फिट, यू नीड टू गो फॉर अ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब क्या होता है कि आप एक डॉक्टर के पास जा चुके हो, उन्होंने आपको विटामिन की टैबलेट्स दे दी हैं कि अगर जो सिम्टम्स आपने मुझे बताए कि अगर आपका मन नहीं लग रहा, आप उदास हो, या फिर आपका धीरे धीरे क्या नाम है ऐसा हो रहा है कि एंगर इश्यूज भी आने लगते हैं, तो लेकिन लोग काउंसलर के पास जाने से पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां से वो विटामिन की टैबलेट लेकर कोशिश करते हैं अब मैं ठीक हूँ। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी फील करता हूँ मैं इसमें, कि वो इस चीज़ पे नज़र डाल ही नहीं रहे कि भाई आप फिजिकली फिट हो, आपको मेंटल की तरफ भी जा सकते हो, वहाँ भी एक बारी कोशिश कर सकते हो, बट बिकॉज ऑफ कि एक हमारा जो कहते हैं ना, बहुत पुरानी कहावत है कि एक भेड़ चाल, हम लोग उस भेड़ चाल में कहीं ना कहीं आज भी हैं कि थोड़ा भी मतलब कहीं अगर हम फिट फील नहीं कर रहे तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं इंस्टीड ऑफ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर। ट्रू। इस टैबू को कैसे हम मतलब ब्रेक कर सकते हैं, कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि अगर आप सिम्टम्स को थोड़ा सा ध्यान से समझें तो यू नीड टू गो फॉर अ काउंसलर फर्स्ट। आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ खाली मेंटल हेल्थ नहीं है, उसमें फिजिकल हेल्थ भी आता है। जब हम अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, क्योंकि एक तरीके से दोनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, अगर हम फिजिकली चैलेंज्ड फील कर रहे हैं तो हम मेंटली भी एग्जॉस्टेड फील करेंगे, राइट? तो दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अक्सर लोग सोचते हैं कि वो अगर फिजिकली कुछ भी फील कर रहे हैं, और काफ़ी बार आप देखो भी लोगों में मेंटल जो हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं वो हमारी बॉडी सिम्टम्स में भी दिखने लग जाता है, राइट? तो इसलिए लोग सोचते हैं कि मे बी वो फिजिकली कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए फिर वो उस डॉक्टर के पास जाते हैं। या फिर जैसे हम अवेयरनेस और रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, अभी तक उन्होंने अपने सिम्टम्स में इतना खोद के अंदर गए ही नहीं है कि वो समझ पाए कि ये मेंटल हेल्थ का कंसर्न है या फिर ये फिजिकल हेल्थ का कंसर्न है, कि उनको थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाना चाहिए या फिर उनको डॉक्टर यूजुअल जो फिजिशियंस होते हैं उनके पास जाना चाहिए। मेरी एक मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, कंट्रोवर्शियल हो सकता है थोड़ा सा, बट मैं उसको थोड़ा पोलाइटली रखने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर पेशेंट पहले डॉक्टर के पास गया है तो कहीं ना कहीं उस डॉक्टर की भी क्रेडिबिलिटी होती है कि पेशेंट मेरे पास आया है तो मैं इसे मेडिसिन देकर मैं ही क्योर कर दूं, इंस्टीड ऑफ कि मैं इसे कहीं साइकोलॉजिस्ट को रेफर कर दूं। तो इज इट ट्रू? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक तो काफी कंपटीशन रहता है डॉक्टर्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के बीच में भी, राइट? क्योंकि वो सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वही सही तरीका है, वही वैसे ही हम कर सकते हैं, ऑल ऑफ इट। यहाँ पे दूसरी साइड वाले भी सेम ही सोचते हैं कि जैसा वो
चाहते हैं मेंटल हेल्थ कंसर्न है, वी नीड टू फोकस ऑन मेंटल हेल्थ एंड ऑल ऑफ इट। इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला कि दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। बहुत दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो क्रेडिबिलिटी फिर उस इंसान के ऊपर आ जाती है। अगर कोई इंसान उनके पास आ रहा है जो मेंटल हेल्थ के कंसर्न्स हैं जिनके, दे शुड अकॉर्डिंगली डायरेक्ट द पर्सन टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अगर हमारे पास कोई आता है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स हैं जहाँ पे एक डॉक्टर भी हेल्प कर सकता है, तो हम उनको उस डॉक्टर के पास रेफर कर देंगे कि कोई फिजिकल ऐसे कोई कंडीशन तो नहीं है जो हम मिस आउट कर रहे हैं, ऑल ऑफ इट। क्योंकि कुछ चीज़ें वही देख सकते हैं, कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं। तो आई थिंक अगर हम दोनों प्रोफेशनल्स एक टीम की तरह एक्ट करेंगे तो आई थिंक हम कुछ चेंज ला सकते हैं सोसाइटी। और जो आपने बात बताई वो आई डोंट नो कितनी प्रैक्टिकल है, क्योंकि सी कंपटीशन ट्रू हर फील्ड में है, मेडिकल में भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं होता ही है कि दोनों डॉक्टर्स के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू और दोनों अपनी अपनी जगह सही है। पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रायोरिटी किसको दे रहा है, राइट। क्योंकि पेशेंट हमारे यहाँ जो अभी एक भेड़चाल चल रही है कि थोड़ा भी लूज फील कर रहे हो तो पेरेंट्स भी होते हैं और रिकमेंडेशन भी हमारे फ्रेंड्स फैमिली से ऐसी आती हैं, गो टू अ डॉक्टर फर्स्ट, राइट, नॉट गो टू अ काउंसलर फर्स्ट। अभी तक तो नहीं आया है कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो गो टू अ डॉक्टर फर्स्ट का अप्रोच आज भी चल रहा है। ओके अच्छा पुनीत, अगर हम अभी मॉडर्न टाइम की बात करें तो यूथ बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, लाइक ये स्ट्रेस जो आ रहा है ये मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए, ये इसके रूट कॉज क्या है? कहाँ से इतना, मतलब क्योंकि पहले की लाइफ में और आज की लाइफ में देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। पहले भी स्ट्रेस था, ऐसा नहीं है कि पहले की लाइफ बहुत ईजी थी, लेकिन उसके मुकाबले आज की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो इसके रूट कॉज क्या है? आई थिंक एक तो हम एज अ सोसाइटी भूल गए हैं कि हमें पॉज और ब्रेक लेने की ज़रूरत है, हम वो नहीं ले पाते हैं। ऊपर से हम बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पाते हैं लोगों के साथ, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं हमारे डायनामिक्स। उसके साथ साथ मुझे लगता है, जैसे हमने पहले भी कुछ चीज़ों के ऊपर बात की थी, कि बहुत कंपटीशन हो गया, और कंपटीशन जब होता है तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन जाता है बहुत, राइट, कि वो मुझसे अच्छा कैसे कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एंड ऑल ऑफ इट। तो आई थिंक वो भी एक अनसेड एक्सपेक्टेशंस हमारे ऊपर डाल देता है कि आई नीड टू एक्सेल इन माई लाइफ। ओके, हम काफ़ी बार देखते हैं, क्योंकि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं जो कि डिजिटल भी है नेचर में काफ़ी हद तक, हमारा स्क्रीन टाइम ही इतना हो जाता है जिसकी वजह से हम फिजिकली भी टायर्ड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं। अभी आप देखोगे, जैसे हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं, हम फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पे चीजें बहुत अलग होगी। यही सेम चीज अगर हम वर्चुअली कर रहे होते, उसका एसेंस पूरा अलग होता, राइट। और उसके बाद मैं बहुत टायर्ड फील करता, मेरे को एक कॉफी लेके जाने की जरूरत पड़ती है, ऑल ऑफ इट। अभी चीजें बहुत अलग है। तो आई थिंक हमारा स्क्रीन टाइम, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमें क्या ब्रेक्स दिए जाते हैं, हम कितने ब्रेक्स लेते हैं खुद के लिए, क्योंकि ब्रेक को एसोसिएट किया गया है टाइम वेस्ट से। हम उसको ब्रेक, पॉजेस को टाइम वेस्ट समझते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ही जो एक कुछ हम ना गाइडलाइंस, खुद की अनसेट गाइडलाइंस बनी हुई है पॉज और ब्रेक को, ये आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि इसे टाइम वेस्ट के उस नज़र से देखा जाता है। क्यों? तो वैसे ही फिर हमने कभी खुद के साथ बैठना सीखा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं खुद के साथ बैठ गया तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पॉज ले लिया तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बर्नट आउट हो जाते हैं, फिर हम भागते हैं सिगरेट की तरफ, स्मोक ब्रेक चाहिए हमें, स्मोक ब्रेक, राइट, और इवनिंग को अल्कोहल, क्योंकि ये आजकल का कल्चर और लाइफस्टाइल में ऐसा बन गया है कि शाम होते ही, क्योंकि जब आप एग्जॉस्ट हो रहे हो तो आपने इसको रिफ्यूल की तरह यूज कर रहे हो आप। ओके, सो आई थिंक यही सब चीज़ें हैं जो बहुत इम्पैक्ट करती हैं हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करें और अडेप्ट तो करें। पुनीत, जैसे लोग मतलब काफ़ी हद तक ब्लेम करते हैं सोशल मीडिया को, एक मेंटल हेल्थ के लिए किलर माना जाता है, आप इससे अग्री करते हो? मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बट कुछ हद तक हमारा भी रोल होता है इसमें कि हम वहाँ से क्या पिक कर रहे हैं, हम उस स्पेस को कैसे यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग उस स्पेस को यूज़ करते हैं कि लोग नहीं है उनके पास, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो वो एक स्पेस बन जाता है जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जो भी उनके दिल में आता है वो बोल पाए। बट कुछ लोग होते हैं उस स्पेस को एज अ कंपटीशन देखेंगे, जेलस फील करेंगे कि वो ये कर रहा है, वो यहाँ पे गया हुआ है,
वो ऐसे कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर हम खुद को जेलस भी हो रहे हैं, डाउट भी कर रहे हैं, फिर इतने क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो आई थिंक कुछ मैं इसमें सोशल मीडिया का रोल है इसमें, नॉट डिनाइंग दैट। और ऊपर से आई थिंक सोशल मीडिया एक बहुत ट्रिगरिंग स्पेस भी बन गया है। थोड़ा सा भी कुछ होता है वो लोगों की स्टोरी पे चला जाता है, पोस्ट पे चला जाता है और ये सब। और जो फैक्टर्स है जिनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए या फिर जो एड्रेस करने चाहिए वो मिस आउट हो जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से इतनी सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं वो इम्पोर्टेंट है, किस पे फोकस करना चाहिए, किसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करता है कि हम सोशल मीडिया से कैसे एसोसिएट होते हैं और वहाँ से क्या पिक करते हैं। आई गेस जितने अभी लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कभी उन्होंने इस तरीके से इसको सोचा भी नहीं होगा, और ना ही सोशल मीडिया क्रिएटर्स या जो भी ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कभी इस तरह की गाइडलाइंस नहीं बताती हैं या बनाती हैं उनको, कि यूज़र्स को पता चले कि भाई इसको एक तो लिमिटेड यूज़ करो। और एक्चुअली वो भी डिसाइड नहीं कर सकते उनका यूज़र कर क्या रहा है उस पर, वो वहाँ करके जेलिस हो रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उससे ज्ञान भी मिलता है, कई बार उसका आप देखोगे फैक्ट्स टिप्स बहुत मिलते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन क्या आप चूज कर रहे हो उस पे, क्या पिक कर रहे हो उस पे। या जैसे लेट्स से सिगरेट पे भी लिखा आता है स्मोकिंग इज तो क्लियरली लिखा इंजरियस टू हेल्थ, बट लोग फिर भी यूज कर रहे हैं, राइट? तो इट्स मोर अबाउट हाउ आई एम यूजिंग दीस थिंग्स रेदर देन इवन इफ देयर आर गाइडलाइंस। वो तो डिपेंड करता है कि उन्होंने तो बता दी, राइट, दे विल डू देयर वर्क, बट हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। बट अग्री ऑन दैट थिंग कि कहीं ना कहीं ये है, इम्पैक्ट तो करता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कम आता है, नेगेटिव ही ज़्यादा आता है। क्योंकि लोगों ने क्या करा है कि जब से फेसबुक आया था हमारी लाइफ में, उसके बाद से ऐसा हो गया था कि हर किसी को शेयर करनी है अपनी लाइफ, एक भी पिक्चर क्लिक हुई। अब क्या होता है, लोगों को हमेशा की तरह दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और सोशल मीडिया पे दूसरों से कंपेयर करना, जेलस होना, क्योंकि बहुत अगर आप मीम्स देखोगे और पोस्ट डालते हैं लोग, उस पर कॉमेंट्स देखोगे तो ये होता है कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, लोग क्या करते हैं कि उनकी फ़ोटोज़ देख के खुद ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अब उनके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं अपनी जॉब को लेकर के, इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि दे आर स्टार्ट अब्यूजिव लैंग्वेज कि हम यहाँ पढ़े, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, हम घूम नहीं पा रहे हैं, हम ये हैं। तो ये स्टार्ट होता है, उसके बाद उसका सारा फ्रस्ट्रेशन उसके काम पे, उसकी जॉब पे निकलता है, और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है उसकी डेली लाइफ में, क्योंकि एक दिन की तो बात है नहीं। सोशल मीडिया का तो आजकल ऐसा हो गया, लोग घर से निकलते हैं, मेट्रो में बैठ के स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के भी स्क्रॉल कर रहे हैं। मेट्रो तो छोड़ो, सुबह उठते ही पहली चीज वही, आँख खुलते ही सर के ऊपर से बेड से मोबाइल उठाया, लेटेस्ट क्या है, कौन सी फोटो लाइक हुई, कौन सा। तो कहीं ना कहीं लोगों को आई थिंक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मिस यूज़ करना और यूज़ करने में फ़र्क है। एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाना भी कहीं ना कहीं, मुझे तो कभी कभी मतलब ऑनेस्टली मेरी फीलिंग ऐसी है कि इंटरनेट थोड़ा सा महंगा हो जाना चाहिए जो लोग इसको यूज़ करना कम कर दें, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी जब ओवर हो जाती है तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आती हैं। जब अब मैं अपने टाइम की बात करूँ, जैसे आज से कुछ 15 साल पहले, 20 साल पहले जब हम लोग स्कूल से पास आउट होते, इंटरनेट था ही नहीं, और था भी तो बहुत लिमिटेड एक्सेस था, तो जिसकी वजह से क्या था कि लोग आपस में कनेक्टेड थे, हम दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज जो जितनी लाइफ वर्चुअल हो गई है कि दोस्त मिलने से ज़्यादा ऑनलाइन कॉल करना ही पसंद करते हैं कि लेट इट बी, ऑनलाइन बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और इसी वजह से लोग अकेलापन फील कर रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं ये इमोशन बिल्डिंग होते होते नेगेटिव में जाते हैं। ट्रू, इसलिए मैं पहले भी बोल रहा था आपको कि अगर हम ऑनलाइन बैठ के बातें कर रहे होते बहुत अलग होता और शायद इतनी लंबी हम कर भी नहीं पाते। हाँ, 15 मिनट से ज़्यादा, 20 मिनट से ज़्यादा ऐसा लगता है कि हो गया। ट्रू, वो वहीं पे खत्म हो जाता, तो जो ये हम बैठ के अभी बात कर पा रहे हैं ये हो ही नहीं पाती। और मुझे साथ में ऐसा भी लगता है कि ये बात सच है कि लोग आजकल ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। कुछ हद तक सोशल मीडिया एक तरीके से उनको कनेक्टेड भी रखता है, बट वो कनेक्शन काफ़ी सुपरफिशियल लेवल पे हो गया, ऊपर ऊपर से है वो कनेक्शन। वो जो यूजुअली कनेक्शन होता है डीपर लेवल पे वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। मुझे पता है आपका क्या चल रहा है, आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट के हिसाब से, आपको पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मेरे सोशल मीडिया के हिसाब से, तो हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, हम बस देख रहे हैं, बस उसी के हिसाब से हम एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लेते हैं, बस इतना ही कॉन्वर्सेशन होता है आजकल।
वो अगर सोशल मीडिया पे डिस्कस करेंगे तो इट्स अ ह्यूज थिंग, क्योंकि वो तो लड़ाई का जरिया भी बन चुका है Right. कि लोग किस, अब वहाँ लाइक का ऑप्शन आता है, लोग किस मन से लाइक कर रहे हैं कोई नहीं जानता। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम उस पर नहीं जाते, हम टॉपिक को वापस Yes. ट्रैक पे लाते हैं कि मेंटल हेल्थ। तो अभी जैसे हमने इसी का पार्ट था कि सोशल मीडिया से भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। तो पुनीत, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे जो मतलब लोगों ने मुझे रिकमेंड करे थे कि जब मैं इस एपिसोड में आपके साथ बैठूं तो ये क्वेश्चन पूछूं। सबसे फनी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ इंडिया में चाय को स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है कि काउंसलर के पास ना जाके एक चाय पी ली जाए तो वो भी आपका मूड ठीक कर देगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। इज इट ट्रू? मैं मतलब कल्चरली चाय को हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हाँ। जैसे गेस्ट आते हैं सबसे पहले दैट चाय इज और ये डिफरेंट सब, राइट? थिंग। हाँ, मैं सोचता हूँ कि चाय में ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें हेल्प करता है, बट जो चाय का प्रोसेस है वो वार्मथ जो हमें कंफर्ट देती है, या फिर वो चाय को सिप सिप करके पीना, वो एक तरीके से ब्रेक की तरह एक्ट करता है, ओके, राइट? क्योंकि हम नहीं यूजुअली ब्रेक ले पाते हैं, हम स्क्रीन के सामने बैठ रहेंगे, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो हमारी मेंटल हेल्थ को हील करता Heal कर है, देता है। बट एक तरीके से वो एक ब्रेक की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जब हम चाय लेते हैं फिर उसको हम आराम अपने से आप को एक बैठ के break दे पीते रहे हैं। हैं, तो आई थिंक हम अपने आप को कुछ टाइम दे रहे हैं वहां Time पे, दे रहे हैं। जो कि अगेन जैसे मैंने बोला एक ब्रेक की तरह एक्ट करता है। आई थिंक वो मैं ऐसे देखता हूँ। ओके, तो एक क्वेश्चन और था मेरे पास पुनीत कि कुछ हमारे लाइफ में पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं जो समय के साथ पुराने हो गए हैं, सब कुछ बदल गया, चीज़ें ठीक हो गई हैं, बट वो इंसिडेंट ना कहीं हमारे माइंड में या हार्ट में कहीं फीलिंग्स में ना दब जाते हैं और वो टाइम टू टाइम जो है वो ट्रिगर करते हैं। और ट्रिगर करने के लिए कभी कोई भी छोटा मोटा इंसिडेंस होता है, क्या होता है अभी कुछ हुआ है उस बात को वहीं बात करके ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन वो प्रोवोक करता है मेरे पुराने पास्ट के इंसिडेंट को, और वो प्रोवोक करके मुझे पुश करता है कि नहीं ये इतने में नहीं ख़त्म होगा, इसको बड़ा करना है। ये क्या एक सिचुएशन होती है, इसको हम कैसे हील कर सकते हैं? आई थिंक जो कि हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस रहता है या जो भी इंसिडेंट होते हैं वो आगे तक इसलिए इतना चल के आ जाते हैं क्योंकि उनको कभी एड्रेस ही नहीं किया गया, वो हमारे अंदर ही रह गए, उनके बारे में ना ही हमने बात की ना ही किसी और ने नोटिस किया। तो वो अब हमारा तो एक्सपीरियंस हो गया, हमारे साथ जो होना था वो हुआ, हो गया, बट ना ही हमने उसको प्रोसेस किया ना ही किसी ने उसको नोटिस किया, वो अंदर ही रह गया, राइट? जैसे आप देखोगे छोटे बच्चे को किसी ने कुछ बोला, वो बड़ा हो जाएगा बट उसको वो बात याद रहेगी कि उस बंदे ने मुझे इस टाइम पे ये बोला था, क्योंकि वो एक तरीके से ये सब चीजें निडल की तरह चुभती हैं, राइट? हाँ, और जब हम इतने एक्सपीरियंसेस कैरी करते हैं जो इमोशनली हमारे लिए बहुत मुश्किल थे, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ट्रेसेस भी छोड़ जाते हैं हमारे दिल और दिमाग पे, ठीक है, जो कि हम आगे तक फिर लेके जाते हैं। और काफ़ी चीज़ें फिर ऐसे भी होती है बाद में, वो बार बार हमें उसकी याद दिला देते हैं। जैसे मुझे कुछ बोला बचपन में किसी ने, मैं बड़ा हो गया, मैं दूसरी जगह पे हूँ, वहाँ पे भी सेम चीज़ बोल दी, तो मेरे को वो ज़्यादा नहीं खटकेगा उस टाइम पे, मेरे को फिर से वापस मैं उसी जगह पे जाके वो सोचूंगा वो मुझे ये वहाँ पे भी बोला था, और कैसे मैं और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाऊंगा इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि यार नाउ इतने बार मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी आपने जैसे पूछा इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो आई थिंक एक ऐसा स्पेस होना जहाँ पे हम उस ट्रोमा, अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर सकता हूँ तो, उसको हम प्रोसेस कर पाएं, एड्रेस कर पाएं, खुले तरीके से उसको लेके बीच में उसके बारे में बात कर पाएं, हम उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि काफ़ी बार जब हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उसको बस एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम उसको या तो मैक्सिमाइज कर देंगे, और जब मैं मैक्सिमाइज वर्ड यूज़ करता हूँ, जैसे जीरे का पहाड़ बना देना, एक छोटी चीज़ को बड़ा एग्जैजरेट करके देखेंगे, या फिर एक बड़ी सी चीज़ को बिल्कुल छोटा सा बना देंगे और इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमें ये बहुत हेल्प करेगा कि हम इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करके रेदर देन उनके बारे में बैठ के रिफ्लेक्ट करें, पर्सपेक्टिव ले लोगों की, या फिर खुद के अंदर ही इंट्रोस्पेक्ट करें। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं ये ट्रॉमा
या फिर ये डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस से बाहर निकलने में। बट इसमें चैलेंज ये आ जाता है, अगर मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में हम जॉब करते हैं, कुछ ऐसा होता है कि अब वो चीज़ निकल चुकी है, चीज़ें ख़त्म हो गई, तो ऐसा भी नहीं है कि हम हर वक्त उसके बारे में सोच रहे हैं, बट वो क्या होता है कि कभी कभी किसी और इंसिडेंट से वो याद आ जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है। तो जो आपने सजेस्ट किया, आई गेस आई डोंट नो वो कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि वो चीज़ तो निकल चुकी है, अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन वो सिर्फ याद आता है, और वो ऐसा भी नहीं है कि अब उस पर एक्सेलरेट क्या ही करेंगे, क्या अब पुरानी चीज़ों में जाके हम उससे बात करेंगे, क्योंकि अब सब तो नॉर्मल हो गया। तो अब ये तो वो वाली बात हो गई कि नहीं मेरे को दोबारा से कलेश करना है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो वो ऐसा हो जाता है कि नहीं कलेश नहीं करना, लेकिन ये मेरे अंदर चल रहा है, मेरे दिमाग में है कि यार उससे मुझे वो याद आ गया, ये मेरी प्रॉब्लम हो गई। तो अब ऐसा भी नहीं है कि दिमाग से कोई याद को पूरी तरह मिटा दी जाए, और ऐसा भी नहीं कि कोई इशू है इसको रिजॉल्व कर दिया जाए, कि एक बात होती है कि मेरे मन में है, मैं आपसे अगर कह दूं तो हम उस पर बात कर लें, बात खत्म हो जाए, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। बट यहाँ क्या है, ये सवाल और जवाब मुझसे मुझ तक ही है, मैं खुद से ही सोच ले रहा हूँ और खुद से ही बुरा लगा ले रहा हूँ और उसके बाद खत्म कर दे रहा हूँ। तो ये कन्वर्सेशन आगे तक जा ही नहीं रही है। आई थिंक एक तो जैसे आपने बोला वो वापस आता रहता है, इसका मतलब हमने वो प्रोसेस नहीं किया है ढंग से। दूसरी चीज, कुछ चीजें वापस आती रहेंगी, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इट्स जस्ट दैट हम उसको अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जैसे लेट्स से मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन में कुछ बोला, मेरे अंदर बोथ था, मैं उनको कुछ बोलना चाहता था बट नहीं बोल पाया, तो वो चीजें वापस आती रहेंगी क्योंकि मेरे अंदर है, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, बट मैं नहीं बोल पाया क्योंकि पेरेंट्स हैं। तो आई थिंक हम उन सब चीजों के बारे में भी ज्यादा सोचते रहते हैं, जो इमोशंस हमारे अंदर दबे रह जाते हैं, इसलिए फिर वो घूम घूम के वापस आते रहते हैं। क्योंकि एक तो हम ये नहीं समझ पाए हम क्या फील कर रहे हैं, दूसरा अगर हम नहीं समझ लिया हम क्या फील कर रहे हैं तो हम वो नहीं बोल पाए। तो आई थिंक ये चीजें ऐसे और बढ़ती चले जाती हैं, और इसलिए हम बार बार इन सब चीजों के बारे में सोचते भी रहते हैं, क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इसलिए हम फिर अपने दिमाग में ही चीजें बिल्डअप करते रहेंगे, एक स्टोरी बनाते रहेंगे, एक नैरेटिव बना लेंगे, और फिर हम उस चीजों से और भी ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। तो होते ही रहेंगे। हाँ। क्योंकि ये तो टाइम टू टाइम ऐसा होता है कि कभी किसी ने कोई बात बोली और मुझे उससे वो बात याद आ गई, तो वो बस क्या होता है, ट्रिगर हुआ, मैंने बुरा लगाया और मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि उस पर बात तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसका आई थिंक कुछ ऐसा नहीं है, इसमें खुद को ही हमें पुश करना होगा, हील करने के लिए कि मत जाओ उधर, मत जाओ। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है यहाँ पे, थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन की भी जरूरत होती है। लेट्स से मेरे दोस्त के साथ मेरी लड़ाई हुई है, मैंने मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ चीजें थी जो उसने अच्छी नहीं की, अब मैं इन चीजों को अंदर रख के अपना खुद का सिनेरियो बनाता रहूंगा तो मैं और इम्पैक्ट होऊंगा। क्यों ना मैं जाके कन्फ्रंट करूं कि ऐसा ऐसा हुआ था, आई फील दिस वे एंड समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कम्युनिकेट किया, अब हम वैसे करके भी रिजोल्व कर सकते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर सकते हैं, rather than keeping everything inside and then creating something out of it। बताइए, आई गेस ये उसी टाइम के लिए होता है। अगर मैं आज जा करके अपने 15 साल पुराने किसी इंसिडेंट्स पे अपने किसी दोस्त से बोलूँ तो वो भी कहेगा ये कहाँ से आ गया। दैट्स फनी आई थिंक, क्योंकि चीज़ तो बदल गई ना, जैसे आई अर्लियर मेंशन। बट कहीं हद तक आपने जो सजेशन दिया वो ये है कि हमें खुद को ही हील करना है, तो हमें लेट गो करना पड़ेगा उस चीज़ को, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुश करना पड़ेगा कि लेट इट बी, जो चीज़ बीत गई है उस पर याद करके और फील करके किसी का कुछ बन नहीं रहा, बिगड़ जरूर रहा है, कि कहीं ना कहीं माइंड में एक पॉइजन इकट्ठा हो रहा है जो कभी कहीं तो निकल ही जाएगा। आई गेस। अच्छा पुनीत, आजकल ना एक नया स्ट्रेस बस्टर यूथ ने अपना लिया, जिसमें हमने अभी पहले भी बात की, अल्कोहल। कोई भी स्ट्रेस हुआ तो चलो जी आज पीनी है, ठीक है, फैमिली में लड़ाई हो जाए, ऑफिस का स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप हो, ब्रेकअप हुआ, कुछ भी, एक अल्कोहल ने बीड़ा उठाया हुआ है लोगों का स्ट्रेस दूर करने का। इस पे आप क्या कहते हो? मुझे लगता है कि आजकल ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, क्योंकि एक तो लोग सोशलाइज नहीं करते हैं, आइसोलेटेड स्पेस में रहते हैं, तो अल्कोहल एक साधन बन जाता है कि लोग नहीं तो चलो यही सही, हम फिर उसकी तरफ निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग बहुत इंस्टेंट रिलीफ भी चाहते हैं। मैं कुछ सफ़र कर रहा हूँ तो मुझे जल्दी से जल्दी वो सोल्व करना है। जैसे आप देखते होंगे जब भी थोड़ा सा सरदर्द या फीवरिश फील करते हैं, उसी टाइम पे तुरंत ही कोई
टैबलेट ले लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ चली जाए। हाँ सिमिलरली जब भी हम कुछ ज़्यादा चीज़ें फील करते हैं, हम अल्कोहल की तरफ भाग जाते हैं या किसी सब्सटेंस की तरफ भाग जाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे सिस्टम से निकल जाए। और इसमें हम अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को क्योंकि हम नहीं सीख पाए या हमें नहीं सिखाया गया कि हमें इमोशंस और फीलिंग्स के साथ बैठ के कैसे चीज़ें रिजोल्व करनी है। एग्जैक्टली राइट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि हमें मतलब एक माइंड में है ही नहीं ऐसा कि अगर आप इमोशनली वीक फील कर रहे हो तो किसी से बात कर लो। राइट, हाँ, उस चीज को फेस कर लो इंस्टेड ऑफ लोग अल्कोहल के लिए इंस्टेंट रिलीफ तो नहीं कह सकते क्योंकि उससे उसका कुछ ठीक तो हुआ नहीं, उससे अवॉइड कर पा रहे हैं। ओके, तो पुनीत कॉन्वर्सेशन में आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली आई गेस, जिससे लोगों को काफ़ी समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं। तो इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन और लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि लोगों को इससे डर लग रहा है मेंटल हेल्थ में काउंसलर के पास जाने से, अपने इशू रेज करने से, जज होने से, इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं कि लोग रेफरेंस दें कि हाँ भाई आपको ज़रूरत है, आप जाओ, इंस्टेड ऑफ जज करने से? आई थिंक इसमें पहले हमें खुद के ही स्टीरियोटाइप्स जो हमने मेंटल हेल्थ को लेके बना लिए हैं वो सब चैलेंज करने की ज़रूरत है। और जब हम खुद ही मेंटल हेल्थ को अलग नज़रिए से देखेंगे तभी हम दूसरे इंसान को भी बोल पाएंगे कि आप थेरेपी में चले जाओ या फिर आप इनके पास जाओ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास। तो कुछ थॉट्स या अजम्पशंस हैं जो हमें खुद के चैलेंज करने हैं, खुद के स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना है। और साथ में मुझे लगता है कि जब भी ऐसा कोई इंसान मेरे पास भी आता है कि मुझे बहुत डर लग रहा था जब मैं यहाँ पे आ रहा था एंड ऑल ऑफ इट, जब सेशन हो जाते तब मैं पूछता हूँ उनसे कि थेरेपी या फिर जो ये स्पेस है, ये रूम है, ये बाहर से बहुत अलग है, लेकिन जब आप अंदर बैठ के बातें कर रहे हो या चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो वो बहुत अलग है। तो लोग हमेशा बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था थेरेपी ऐसे दिखती है या फिर थेरेपी ऐसे होती है, बट अंदर आके उनका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एटलीस्ट जाके एक्सपीरियंस तो करो कुछ चीजों को, rather than staying with those assumptions। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आनी चाहिए सोसाइटी में कि आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियस कंसीडर करो कि यार ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपको इनिशियली स्टेप तो लेना पड़ेगा। राइट, और लोगों को भी चाहिए कि पहले खुद फील करो और रेकमेंड भी करो लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गैप को ऐसे ही फील कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमेशा टैबू बना ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। लोगों को मतलब जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी वो खुद भी रहेंगे, और ये जज करना तो खैर हमारी सोसाइटी का कल्चर बन चुका है, वो आप लाइफ में कुछ भी कर लो लोगों ने जज ही करना है। तो थैंक यू सो मच पुनीत फॉर योर इंसाइटफुल थॉट्स। इससे बहुत हेल्प होगी लोगों को जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कि जो जाना चाहते हैं मतलब अपने एक सिचुएशन फेस करना चाहते हैं, काउंसलर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जज होने की वजह से आज भी वो अपनी सीट पे ही है कि नहीं पता नहीं सेशन कैसा होगा, थेरेपी कैसी होती है, क्या पूछेंगे और मैं उन्हें बताऊं कि नहीं बताऊं, मेरी खुद की बातें हैं। तो इन सब बैरिकेड्स को आई थिंक तोड़ के अगर लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे ही उनका मेंटल हेल्थ स्टेबल हो सकता है। आई टोटली एग्री विथ यू। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा बातें करके, और मैं सोचता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यूथ थोड़ा सा अवेयर हो रही है, और ज़्यादा अवेयरनेस आए इन सब चीज़ों के बारे में, और थेरेपी को एक टैबू की तरह ना देखा जाए। हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को समझा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।